नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भारतीय भवन सॉल्यूशन सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग भारतीय भवन द्वारा कक्षा 10 के लिए मार्केट में उपलब्ध जो भी पुस्तकें हैं, उसके प्रत्येक एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देख रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक पुस्तक का आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन यहाँ पे क्रमवार तरीके से मिलता रहेगा। इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कक्षा 10 के भौतिकी के पहले अध्याय का लघुतरीय प्रश्नों को देखा था और इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसके अति लघुतरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें कुल 39 अति लघुतरीय प्रश्न हैं, जिसमें से हम प्रत्येक प्रश्न को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहे हैं। उसके बाद इसका हम हल करें। मैं दावा करता हूं कि यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सॉल्यूशन को मेरे द्वारा समझ लेते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में आप सभी को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूं कि जिस पीडीएफ में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को पढ़ के समझते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, फिर इन्हें हम हल करेंगे। अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन, इसका अति लघुतरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। इस चीज को हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही समझ लिया था और पढ़ा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पाथ से, यानी अपने जो रास्ता होता है, जिस रास्ते पे पहले चल रहा होता है, उससे वो मुड़ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही चीज ये प्रश्न कह रहा है और इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। आप चाहे तो इसे एक शब्द में दे सकते हैं, चाहे तो केवल लिख सकते हैं इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या एक वाक्य में ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक नंबर प्रश्न में कोई आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये एक इजी सा प्रश्न है, इस अध्याय के नाम पे ही दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे कि हवा से सघन माध्यम जैसे कि कांच में जाती है तब वो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस चीज को समझिए, ये क्या कह रहा है। हम प्रकाश की किरणों के बारे में जानते हैं और हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई किरण विरल माध्यम से जैसे कि हवा से सघन माध्यम यानी कि कांच में जाती है। सघन और विरल माध्यम हम दोनों माध्यमों को जानते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे कि हवा हो गया, कांच की तुलना में विरल माध्यम है। ऐसे ही जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे दूसरे माध्यम की तुलना में सघन माध्यम कहते हैं, जैसे कि हवा के तुलना में कांच एक सघन माध्यम है, क्योंकि कांच में जो प्रकाश की चाल होती है कम होती है और हवा में अधिक होती है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इस प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं कि ये एक सतह है या ये कांच का टुकड़ा है, कोई कांच का स्लैब है। तो इधर हवा होगा और इधर ये वाला जो क्या है, कांच है। इसको थोड़ा हम कांच को और मोटा बना लेते हैं। ये एक कांच का स्लैब हो गया। इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। हम जानते हैं कि कोई भी किरण जब कांच के स्लैब पे पड़ेगी, आपतित होगी, जिस बिंदु पे आपतित होगी उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था। इसे हम आपतित किरण कहते हैं। जब ये किरण इससे इस माध्यम में जाएगी, कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है, तो इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी तो ये अपने दिशा में परिवर्तन करेगी। अब ये दिशा में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से दूर जाएगा, यही बताना है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे और आप सभी को पता भी होगा कि इस आपतन बिंदु पे जो हम लंब खींचते हैं इसे हम अभिलंब कहते हैं। इसे हम एन एन डैश नाम दे देते हैं। और कोई भी किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसके चाल में कमी आती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये अभिलंब हो गया ना, तो इसके ओर मुड़ेगी। अगर ये सघन से विरल माध्यम में जा रही होती, जैसे कि कांच से अगर ये हवा में जा रही होती, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ती। यहाँ पे यदि हम अभिलंब डालते हैं तो ये अभिलंब से दूर मुड़ती। क्लियर है आप सभी को? क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे कि हवा से कांच में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये अभिलंब है ना, इसकी ओर मुड़ती है। और जब कांच से यानी कि सघन से विरल माध्यम में जाती है, यानी कांच से हवा में जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो इस प्रश्न के अनुसार, 2 नंबर प्रश्न के अनुसार क्या हमारा उत्तर हो जाएगा?
कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 हो गया। प्रश्न संख्या 3 की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? मैंने आप सभी को ऊपर वाले प्रश्न में बताया ना कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस वाले स्थिति में हम यहाँ काम करते हैं, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम में 2 में जा रही है ना, तो कांच को माध्यम 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं। इसी स्थिति में तो अभिलंब से दूर मुड़ रही है, तो इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो इस प्रश्न के अनुसार जिस माध्यम से प्रकाश जा रही है दूसरे माध्यम में, वो माध्यम सघन हो जाएगा। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहला माध्यम सघन माध्यम हो जाएगा, दूसरा विरल माध्यम हो जाएगा। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर जा रही है, तो दोनों माध्यमों में से कौन प्रकाशीय रूप से विरल माध्यम होगा? यहाँ पे सघन की जगह विरल भी पूछ लेता। इस प्रश्न को हम कैसे उत्तर के रूप में लिखेंगे? माध्यम 1 माध्यम 2 की अपेक्षा प्रकाशीय रूप से अधिक सघन माध्यम है। आशा है कि 3 नंबर आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। 4 नंबर को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? हम सब जानते हैं कि वायु की यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है या तो निर्वात में या वायु में लगभग समान होती है। कितनी होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या इसको हम किलोमीटर में 3 गुणे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिखते हैं। तो इन दोनों में से ये कह रहा है कि वायु में 1 सेकंड में प्रकाश कितना तय करता है? आप मीटर में लिखेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर लिख सकते हैं। किलोमीटर में लिखेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐसे लिखना होगा, तो अगर जीरो बैठाना चाहते हैं तो किलोमीटर में यहाँ पे 5 जीरो बैठा सकते हैं आप, 3 2 5, या मीटर में लिखना चाहें तो 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये मीटर में हो जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर में चीजें लिखी गई हैं, आप मीटर में भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर वायु में प्रकाश का 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वायु में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या होता है? हम सब जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए जो आपतन कोण की जया होती है, जया मतलब साइन, साइन को हम क्या कहते हैं? जया कहते हैं हिंदी में। और जो अपवर्तन कोण की जया होती है इनका अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं। और ये जो नियतांक होता है म्यू होता है, म्यू से इसे निरूपित करते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इस चीज को समझिए। ये मान लीजिए कि माध्यम को अलग करने वाले ये सतह है, ये हवा है, और नीचे मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है। हवा एक विरल माध्यम होता है पानी की अपेक्षा। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है इस सतह पे, और यहाँ पे इस सतह पे एक हम अभिलंब खींच दे तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है। और ये अभिलंब और आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब जो अपवर्तन कोण के बीच का कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और इन्हीं कोणों के लिए जो साइन का मान है, ये कोण आई कुछ भी हो सकता है ना आपतित किरण के लिए, तो साइन आई बटे साइन आर, क्या? साइन आर, यानी कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक है। नियतांक मतलब कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। आई का मान यहाँ पे मान सकते हैं कि 60 डिग्री है, और आर का मान कुछ भी हो सकता है इसके अनुसार। इसको हम बाद में जाकर समझेंगे कि किस कोण के लिए कितना किस आपतन कोण के लिए कितना अपवर्तन कोण होता है, अगली कक्षाओं में सीखेंगे। यहाँ पे केवल आप आई और आर से समझिए। तो आशा है समझ गए होंगे कि स्नेल का नियम क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परिभाषा लिखने के लिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और अपवर्तन के यदि आपको दोनों नियम पता है तो दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 6 नंबर, कि अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक की क्या परिभाषा होती है इसे आप याद रखेंगे। इसको समझिए कि ये क्या कहता है कि जो शून्य में प्रकाश की चाल होती है और जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, इसका ही अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। किसका अपवर्तनांक? उस माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे कि अपवर्तनांक पूछ रहा है तो किसी ना किसी माध्यम का ही अपवर्तनांक होगा,
तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं भी है, इन दोनों के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे एन या म्यू से निरूपित किया जाता है। इसे एन या म्यू से निरूपित किया जाता है, और इसको परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये अपवर्तनांक का सूत्र है कि C/Cm, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम अपवर्तनांक से निरूपित करते हैं। इस पे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? तो अभी देखिए, अपवर्तनांक हमने ऊपर समझा ना कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और शून्य में प्रकाश की चाल, अर्थात पहले शून्य में प्रकाश की चाल और फिर माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, यही अपवर्तनांक होता है। तो किसका अधिक होगा? अधिक होने के लिए यहाँ पे देखिए दो चीजों का अनुपात दिया हुआ है। ये तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये तो फिक्स है निर्वात में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो भी है, इसके अनुसार ये डिसाइड होगा कि किसका अपवर्तनांक अधिक है। हम जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है ये कम होती है, और विरल माध्यम में क्या होती है, अधिक होती है। तो अगर हम देखें भिन्न में, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है और भिन्न में चाल अगर अधिक होगा, तो इन दोनों में भाग देंगे तो हमें कम प्राप्त होगा। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। यदि किसी छोटी संख्या से इसमें हम भाग देंगे तो बड़ा भागफल हमें प्राप्त होगा। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। यह प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। कम पूछता तो विरल माध्यम का हो जाता, और अधिक पूछ रहा है तो सघन माध्यम का हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 8 नंबर प्रश्न की बात करें, ये क्या कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक क्या है, 1.33 है। इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? ऊपर वाले प्रश्न में हम अपवर्तनांक समझ चुके हैं कि n क्या होता है, C/ किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, यानी कि भी मान लेते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। हमें इस बार क्या दे दिया गया है, पानी का अपवर्तनांक दे दिया गया है कि ये 1.33 है, और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो पानी में प्रकाश की चाल को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका कथन का मतलब ये है कि अगर हम पानी में प्रकाश की चाल भी ज्ञात करें, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल और जो अपवर्तनांक है पानी का, इसका अनुपात होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पानी का अपवर्तनांक है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.33 है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1/3.33 गुना है। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़े। आशा है कि 8 नंबर तक प्रश्नों में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन से हम सब समझते हैं कि जब किसी भी कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है, तो जो आपतित किरण होती है और इसका अपवर्तन होने के बाद जो निर्गत किरण बनती है, इसके और इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इसकी वास्तविक स्थिति और अपवर्तन को जो निर्गत किरण होती है, इसके बीच की लंबवत जो दूरी होती है, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। इस चीज को थ्योरी के रूप में हम लोगों ने समझ रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ऐसे ही अगर हम 10 नंबर प्रश्न की बात करें, तो 10 नंबर प्रश्न को आप बुक में देखिएगा, चित्र के रूप में दिया हुआ है। क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे एक चित्र है और यहाँ पे एक चित्र है। तीनों चित्रों के अनुसार यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चित्र नंबर क में यहाँ पे पहला चित्र को हम चित्र नंबर क कह सकते हैं, और दूसरे चित्र को इसको इसको क कह रहे हैं तो इसको ख कह देते हैं, और इसको हम ग कह देते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 1, 2 और 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती। यहाँ पे जो चित्र नंबर क है, इसमें ये 1, ये 2 और ये 3 मान लेते हैं। इसमें से कौन सी निर्गत किरण नहीं हो सकती, यानी कि प्रकाश किसी कांच से जब भी कोई किरण अपवर्तित होगी, तो इसमें से कौन नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे अपवर्तन का जो बेसिक चीज है ये आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि कांच क्या है, एक सघन माध्यम है पानी की तुलना में, और पानी एक विरल माध्यम है कांच की तुलना में। तो जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में, यानी सॉरी,
पानी में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। तो इस स्थिति में ये अभिलंब से दूर जा रही है स्थिति नंबर 3 में, तो ये स्थिति हो सकती है। स्थिति नंबर 2 में भी लगभग थोड़ी-सी दूर ही जा रही है, थोड़ी-सी तिरछी है। आप चित्र में देखिएगा, बुक में देखिएगा तो जो चित्र दिया हुआ है उसमें थोड़ी-सी दूर ही जा रही है। 1 नंबर चित्र को देखिए तो ये अभिलंब की ओर जा रही है। अभिलंब की ओर कैसे जा सकती है? जबकि पानी एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में जब भी प्रकाश की किरण सघन से जाती है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो इस प्रश्न के अनुसार जो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निर्गत किरण कौन नहीं हो सकती, तो 1 नंबर निर्गत किरण नहीं हो सकती चित्र के अनुसार। ऐसे ही चित्र नंबर ख में पूछ रहा है कि आई का मान कितना होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आई का मान पूछ रहा है, तो चित्र में ये है आई का मान, ये आई का मान हमसे पूछ रहा है। तो आई का मान अपवर्तन के अनुसार ये किरण आएगी, इस सतह पे पड़ेगी, अपवर्तित होगी, इस माध्यम से फिर इसी माध्यम में जा रही है। मान लीजिए कि ये हवा है, तो ये हवा में ही जा रही है। ये आपतित किरण जितना अभिलंब से कोण बना रही है, इस अभिलंब से ये निर्गत किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कोण आई 60 डिग्री के ही बराबर होगा। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को देखें। चित्र में ग नंबर में कह रहा है कि सिल्ली से होकर गुजरने वाली किरण का पथ दर्शाइए। अब देखिए, इस प्रश्न में जो सिल्ली पे जो आपतित किरण आ रही है, ये लंबवत आ रही है, तो लंबवत किरण बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम चित्र को बना सकते हैं और 10 नंबर प्रश्न को हम इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे, मुझे आशा है। ऐसे ही आगे बढ़े, 11 नंबर प्रश्न को देखें। ये क्या कह रहा है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस के भी हमने 3 प्रकार पढ़े थे और अवतल लेंस के भी 3 प्रकार पढ़े थे। और इन तीनों प्रकारों में हम लोगों ने केवल मुख्य रूप से एक लेंस के बारे में पढ़ा जिसको हमने उत्तल कहा, जिसका दोनों सतह इस प्रकार से हो, बाहर की तरह उभरा हुआ। जैसे कि उत्तल लेंस क्या होता है, एक ऐसा लेंस होता है जिसका बीच का भाग मोटा होता है और सीधे के भाग पतले होते हैं। ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का ये प्रकाश केंद्र होता है। ये अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का जो बीच का भाग होता है ये पतला होता है और ऊपर का भाग जो सिरा होता है ये मोटा होता है, और इसके मध्य भाग को हम प्रकाश केंद्र या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। लेंस की मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोगों ने परिभाषित किया था। जैसे कि हम लेंस की बात करें, एक उत्तल लेंस हम ले लेते हैं। ये हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस क्या होता है ना, 2 ज्यामितीय आकृतियों से बना होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये किसी एक गोले का भाग है या किसी सतह का भाग है जो गोलाकार है। तो ये गोलाकार है तो इसका कहीं ना कहीं इधर केंद्र होगा। ये भी एक सतह है जो कोई गोलीय सतह है, तो इसका भी कहीं ना कहीं इधर केंद्र होगा। ये दोनों सतह हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं ना, तो जिन सतहों से ये बने होते हैं ये गोलाकार ही होते हैं, हम गोल मानकर ही चलते हैं। तो यहाँ पे इसका कहीं केंद्र होगा। इसको केंद्र को हम C1 कहते हैं, इस केंद्र को हम C2 कहते हैं। और इन दोनों केंद्र को हम जब आपस में मिलाते हैं जो कि प्रकाश केंद्र से होते हुए जाता है, तब इसी अक्ष को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस को घेरने वाली जो गोलीय सतह होते हैं, इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको इस प्रकार से हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पतला लेंस क्या है। पतला लेंस क्या होता है, हम जानते हैं कि वह लेंस जिसकी जो मोटाई होती है उसकी वक्रता त्रिज्या के तुलना में बहुत ही कम होती है, उसे ही हम पतला लेंस कहते हैं। जैसे कि ये एक उत्तल लेंस है, तो इस उत्तल लेंस की ये वक्रता त्रिज्या है, प्रकाशीय केंद्र और जो कोई भी वक्रता केंद्र की केंद्र जो भी गोलीय सतह है इसके केंद्र के बीच की दूरी वक्रता केंद्र है, या फोकस की दुगनी दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है इसकी जो दूरी है और ये जो लेंस की मोटाई है इसकी तुलना में जो लेंस की मोटाई होनी चाहिए बहुत ही कम होनी चाहिए, उसे ही हम पतला लेंस कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। देखिए, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है। इसका ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष है। हम सब ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस के कोई भी किरण आती है तो ये अपवर्तित होकर एक बिंदु से होकर जाती है जो मुख्य अक्ष पर काटती है। अगर इस दिशा से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस दिशा से, तो लेंस से अपवर्तित होकर इस दिशा में एक बिंदु पर मुख्य अक्ष को ये किरणें काटेंगी। कोई भी किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो लेंस से अपवर्तित होकर एक बिंदु से जाती है।
इसे ही हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। मान लेते हैं कि ये F1 है, इस स्थिति में इसको हमने F1 मान लिया। अगर यही प्रकाश की किरणें इस दिशा से आ रही होती, इस दिशा से, यदि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही होती, तो ये अपवर्तित होके दूसरी साइड मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काटती हुई जाती, इस बिंदु पे। जैसे कि इस साइड से भी हम एक किरण लेकर इसका अपवर्तन करा लेते हैं, तो ये इस बिंदु से होकर जाएगी। तो देखिए, लेंस दोनों दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कर सकता है। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है, ये कांच का बना होता है या अन्य पदार्थ से भी ये बन सकता है। तो जिस पदार्थ से भी बना होगा, ये दोनों तरफ से ये प्रकाश का अपवर्तन कर सकता है या किसी बिंब का प्रतिबिंब बना सकता है। तो यदि प्रकाश की किरणें इधर से जा रही है तो इधर इसका एक फोकस प्राप्त होगा। अगर ये इधर से आ रही है तो इधर इसका एक फोकस प्राप्त होगा। तो इस फोकस को हम F2 कह देते हैं। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो इस प्रकार से लेंस के दो मुख्य फोकस हो जाएंगे। इसी प्रकार से अवतल लेंस के भी दो मुख्य फोकस होते हैं। ये भी एक लेंस का प्रकार है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आएंगी ये अपवर्तित होकर इस प्रकार से निकलेंगी। ये लगेगा कि किसी बिंदु से आती हुई किरणें आ रही हैं। यदि इधर से कोई व्यक्ति देखे तो इस बिंदु से आती हुई किरणें प्रतीत होंगी, इधर से ना आकर। इस प्रकार से क्या होगा कि ये किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, तो इसे ही अवतल लेंस का फोकस कहेंगे। ये इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, तो दो फोकस हो जाएंगे। और जिस तरफ से इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है तो ये मुख्य फोकस कहलाएगा, और इधर से प्रकाश की किरणों को आते हुए हम ले रहे हैं तो ये मुख्य फोकस कहलाएगा। आप इसे समझ चुके होंगे। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि प्रत्येक लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक धनात्मक फोकस और दूसरा ऋणात्मक फोकस होता है। इसको धनात्मक और ऋणात्मक कैसे लिखा है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसे कहा गया है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस मुख्य फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने आप सभी को भी समझाया ना। इस तरफ से अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये अपवर्तित होकर इस बिंदु पर जाएंगी, तो ये मुख्य फोकस कहलाएगा। यदि इस दिशा से आ रही है इधर से, तो अपवर्तित होकर इस बिंदु से होकर जाएंगी, तो ये मुख्य फोकस कहलाएगा। यही चीजें इसमें लिखी गई है। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के सामने आप इधर भी वस्तु को रख सकते हैं, इधर भी वस्तु को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर वस्तु को रख के इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो वस्तु को हम कहाँ रखें कि जो उसका प्रतिबिंब है ना, वस्तु के आकार का ही बने। तो दर्पण में भी हम लोगों ने पढ़ा है और लेंस में भी पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए उसके फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे वस्तु को रखा जाता है लेंस में। तो ये एक फोकस हो गया F1। तो 2F1 पे यदि हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और दूसरे फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे बनेगा। इसको हम F2 मान लेते हैं, तो 2F2 पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर और वास्तविक बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की होती है या अवतल लेंस की होती है। तो फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो प्रकाशीय केंद्र होता है लेंस के लिए, इसको मूल बिंदु मानते हैं, और आपतित किरण की जो दिशा होती है उस दिशा में मूल बिंदु से मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, यानी कि इधर की दूरियां धनात्मक होगी और इधर की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर यानी प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक मापी जाती है और नीचे की दूरियां जो होती है ऋणात्मक मापी जाती है। तो ये प्रतिबिंब निर्धारण में ऊपर नीचे की दूरियां काम आती है, और मूल बिंदु से आगे की दूरियां और पीछे की दूरियां यानी प्रकाश की दिशा के विपरीत और प्रकाश की ओर की दूरियां फोकस दूरी और फोकस दूरी की दुगनी दूरी होती है, या प्रतिबिंब की जो दूरी होती है या वस्तु की जो दूरी होती है, इसके निर्धारण के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है। ये देखिए, अगर हम उत्तल लेंस ले लें, उत्तल लेंस यहाँ पे बना लेते हैं, ये उत्तल लेंस, तो इसके अनुसार यदि इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है तो इधर इसका फोकस होगा। तो प्रकाश की दिशा में फोकस है ना, तो ये धनात्मक होगा।
अगर अवतल लेंस के हम लेने का प्रयास करें और इधर से प्रकाश की किरणों को लें तो मुख्य ये प्रकाश केंद्र से इधर इसका कहीं फोकस होगा F1, इसका हम F1 इधर मान लेते हैं। तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है ये ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसका धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस का होता है, आंसर लिख देंगे। यदि हमसे यही प्रश्न पूछ ले कि किस लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की जगह अवतल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है। इस चीज को हम पहले ही समझ चुके हैं ना, कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो कैसा उसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी, और जिसका अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी। मैंने आप सभी को बताया कि जो अपवर्तनांक होता है इसको हम एन से या म्यू से निरूपित करते हैं। ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होती है। ये अपवर्तनांक इस किस पे डिपेंड करेगा? उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर डिपेंड करेगा। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी तो किसी नियत संख्या में, यानी कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो जो भागफल होगा ये छोटा प्राप्त होगा। भागफल छोटा ये निर्देशित करेगा कि अपवर्तनांक क्या है? छोटा है। अगर हम माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा तो भागफल छोटा आ रहा है। यदि प्रकाश की चाल कम होगी किसी माध्यम में तो भागफल अधिक आएगा, यानी कि अपवर्तनांक भी अधिक आएगा। इस चीज को हम समझते हुए आ रहे हैं, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं। हमसे प्रश्न कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक कम यानी प्रकाश की चाल अधिक, तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि उसमें प्रकाश की चाल कम होती है अधिक होती है, तो अधिक होती है भाई। अपवर्तनांक कम, चाल अधिक, अपवर्तनांक कम। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अपवर्तनांक अधिक तो चाल कम। तो इसका उत्तर इस प्रश्न का 17 नंबर का हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, ऐसे ही 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं भैया जी, कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी मतलब क्या होता है? हमने प्रकाश के परिवर्तन में ही प्रकाश की किरण पुंज जो हमने पढ़ा था, किरण पुंज में 3 प्रकार के किरण पुंज पढ़े थे। एक समानांतर किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज। तो किसको अभिसारी कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज उन्हें हम कहते हैं जिसमें अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पे मिलती है, उसे ही हम अभिसारी कहते हैं। तो ये काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसके अलावा मैं आपको बीच में ही कुछ जानकारी देते चलूं। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए द नेक्स्ट क्लासेस क्लास 10th, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। आप जो भी हमसे डिमांड करेंगे, जिस प्रश्न का उत्तर चाहेंगे या जिस टॉपिक को हमसे आप समझना चाहेंगे, सारी चीजें मैं आप सभी को लिए उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो में जानकारी दी गई है वो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां से पूछिए, या आप इस नंबर पे मैसेज करके डायरेक्ट आप हमसे अपनी प्रश्नों को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि अध्याय 2 में जितने भी प्रश्न हैं उनके पीडीएफ एक ही साथ आप डाउनलोड कर लें, तो आप हमसे हमारे वेबसाइट पे जुड़िए। वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए और द नेक्स्ट क्लासेस या द नेक्स्ट क्लासेस .com सर्च कीजिए। हमारा वेबसाइट आएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लगभग हमने आधे प्रश्नों को कर लिया है और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं आधे, उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 हमसे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर यानी कि अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। यदि उत्तल लेंस के सामने, ये अगर हमारा कोई उत्तल लेंस है तो इसके सामने इसके मुख्य अक्ष पर अनंत पर कोई वस्तु रखी जाएगी, तो इससे ये वस्तु से या वस्तु कोई प्रकाश स्रोत भी हो सकता है, तो इससे आने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी मुख्य अक्ष के लगभग समानांतर ही होगी। समानांतर किरणें मुख्य अक्ष को फोकस से होकर जाएंगी। कोई भी किरण आएगी अपवर्तित होगी, फोकस से होकर जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस पर बनेगा। इस प्रकार से उत्तर लिख के
ये 1 नंबर के रूप में प्रश्न आते हैं या ऑब्जेक्टिव के रूप में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ी-सी तबीयत डाउन चल रही है तो मैनेज कीजिएगा, थोड़ी आवाज़ भारी-भारी सी लग रही होगी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न कह रहा है कि कौन-सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? हम सब जानते हैं कि उत्तल लेंस ऐसा लेंस है जो वास्तविक और काल्पनिक यानी आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद हम आगे बढ़ जाएँगे। यदि हम आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें 21 नंबर को, तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा बनता है तो वह कौन-सा लेंस होगा? तो हम सब जानते हैं कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो किसी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रकार से हमने प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़ा था कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण से उत्तल लेंस का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर हम क्या लिख देंगे? यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा तथा छोटा बनता है तो वह अवतल लेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल लेंस, जैसे कि हम लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु को उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं तो वो हमेशा किसी वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। उसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पे उसके प्रकाश केंद्र या हम कहें कि लेंस और उसके फोकस के बीच में, पहले फोकस जो है जिस साइड वस्तु को रखते हैं उसके बीच में रख देते हैं, यदि यहां से यहां तक कहीं भी, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित और आभासी प्राप्त होता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब इसी साइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो अनंत पर उत्तल लेंस द्वारा कब प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे वस्तु के जगह पे या बिंब के जगह पे पिन लिख दिया गया है। पिन भी कोई वस्तु ही होता है ना। तो किस स्थिति में उत्तल लेंस किसी वस्तु का अनंत पे प्रतिबिंब बनाता है? जब हम वस्तु को उसके फोकस पे रखते हैं, तो फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के सामने एक पिन को उसके फोकस यानी F1 पे रखने पे उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ऐसे ही हम आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखें। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग लिखें। क्या क्या उपयोग होते हैं इसको देखिए। हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग निम्नलिखित है, ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद एक, नेत्र के दोष निवारण के लिए, जब भी कभी आगे जाके अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे नेत्र है ना, ये कभी कभी देखने में इनके कुछ दोष आ जाते हैं, उन्हीं दोषों के निवारण के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। तो पहला चीज, ये आपने देखा होगा ना कि पावर वाला लेंस लगा हुआ है चश्मे में, वो यही है कि लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है दोष निवारण के लिए। और दूसरा उपयोग, लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है छोटी छोटी चीजों को आवर्धित करके देखने के लिए। इसके अलावा भी कई उपयोग हैं जहाँ पे लेंस का उपयोग किया जाता है, जैसे कैमरे में किया जाता है। आपका जो फ़ोन है, फ़ोन के कैमरे में भी किया जाता है। बहुत जगह लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कोई 2 उपयोग हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ें 25 नंबर प्रश्न की बात करें, तो 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाला चित्र वास्तविक है या आभासी है? इस चीज़ को सोच के बताइए। ये एकदम सरल सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिनेमा हॉल का जो पर्दा होता है उस पे कौन-सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? ये बताना है। अच्छा, आप ये बताइए कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है? काल्पनिक की वास्तविक प्रतिबिंब को? आप सब कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक कटान से ये बनते हैं, इसलिए इन्हें पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो सिनेमा हॉल का जो पर्दा है, ये भी तो एक पर्दा ही है, इस पे वास्तविक प्रतिबिंब ही तो बनेगा। तो इसको इस प्रकार से उत्तर के रूप में लिख सकते हैं कि सिनेमा हॉल में पर्दे पर दिखाई देने वाला चित्र वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से इसका हम उत्तर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए या कहाँ होती है? ये देखिए, इस प्रश्न को हम कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप सभी को होना चाहिए। हम सभी ने चर्चा किया कि उत्तल लेंस
और उसके फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आवर्धित और सीधा बनता है, या हम कह देते हैं कि वो सीधा प्रतिबिंब ही आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये स्थिति हो जाएगी। तो इसको हम उत्तर के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र, या हम कह सकते हैं उत्तल लेंस, ये लेंस का ये वाला हिस्सा या प्रकाश केंद्र, और जो परिभाषित है ना प्रकाश केंद्र की परिभाषा हम जानते हैं, तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़े 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस की बाईं ओर और उसकी दुगनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये हमारा एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये प्रधान अक्ष है, या ये इसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ये ओ है। ओ क्या है? प्रकाश केंद्र है या प्रकाशीय केंद्र है। इसके दाईं ओर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? बाईं ओर, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बाईं ओर। बाईं ओर ये वाला हिस्सा है, बाईं ओर रखी हुई है। और कहाँ रखी हुई है? जो इसकी फोकस है ना, F1 मान लेते हैं, इसकी दुगनी दूरी पे रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दुगनी दूरी यानी कि वक्रता केंद्र पे रखी हुई है। अगर वक्रता केंद्र पे ये रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस के F2 के दुगनी दूरी पर बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी फोकस की दूनी दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर दूनी फोकस की दूरी पर ही बनेगा। इसका चित्र आरेख आप खींच सकते हैं आसानी से। आगे आने वाले प्रश्नों में यदि इस प्रकार का चित्र आता है तो मैं आप सभी को खींच के भी दिखाऊंगा। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना है, तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़े 28 नंबर प्रश्न की बात करें। ये कह रहा है कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी क्या है? f बराबर -10 सेंटीमीटर है। ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के अनुसार अभी अभी पिछले प्रश्नों में ही, कुछ प्रश्न पीछे ही, हमने ये निर्धारित किया था कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फोकस दूरी है ऋणात्मक दी हुई है, तो ये कौन सा लेंस होगा? तो हम सभी जानते हैं कि अवतल लेंस होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक सूत्र के बारे में पढ़ रखा है जिसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं। और ये क्या दर्शाता है? किसी लेंस द्वारा उसकी फोकस दूरी, उसकी वस्तु दूरी, उसके सामने रखे वस्तु की वस्तु दूरी और वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब दूरी, इसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसको, जो भी प्रश्न दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी f में संबंध निम्नलिखित है। इसे लेंस सूत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर हम 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि किसी लेंस में किसी वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन के बीच में क्या संबंध होता है। तो आवर्धन m, हम जानते हैं कि m क्या होता है? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। और इसी आवर्धन को हमने जाना है कि जो वस्तु दूरी होती है, क्षमा कीजिएगा, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी होती है, इसका भी अनुपात होता है। तो इसका अनुपात इस प्रकार से होता है जिसे हम आवर्धन के रूप में जानते हैं। ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी का अनुपात होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी, हम जानते हैं फोकस दूरी को छोटा f से दर्शाते हैं। और लेंस की जो क्षमता होती है पावर, इसको हम p से निर्देशित करते हैं। और जो लेंस की क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। और फोकस दूरी को हम मीटर में मापते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता p और उसकी फोकस दूरी f का व्युत्क्रम होता है। अर्थात क्षमता को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सूत्र है। सूत्र के आधार पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। कैसे होता है? जो क्षमता होता है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी को मीटर में लेते हैं तो 1/मीटर हो जाएगा। इसके अगर मात्रक को ले तो 1/मीटर को हम मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या इसी को हम डी से निरूपित करते हैं जिसका अर्थ होता है डाइऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाइऑप्टर भी दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखेंगे। और इस सूत्र पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता क्या है? 1 दशमलव प्लस का 1.5 डायोप्टर है। तो वो उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस?
पहली बात की क्षमता से हम फोकस दूरी निकालने वाले नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी क्षमता होती है ये क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। हम जानते हैं, अभी अभी ऊपर देखा। यहाँ पे देखिए फोकस किसकी धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक होती है, अर्थात किस लेंस की क्षमता और किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और किसकी ऋणात्मक होती है, ये हम जानते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी में यहाँ पे सूत्र में कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। तो जिसकी फोकस दूरी धनात्मक उसकी क्षमता भी धनात्मक, और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक उसकी क्षमता भी ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो क्षमता दी हुई है धनात्मक दी हुई है, तो लेंस हमसे पूछ रहा है तो फोकस दूरी जिसकी धनात्मक होगी वही लेंस हो जाएगा। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि किसी व्यक्ति के चश्मे में इस क्षमता की लेंस लगी हुई है तो ये उत्तल लेंस है। हम आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आप सभी को समझा दिया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस का किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा। क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। प्रश्न कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस है और इसे आधा ढक दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे एक एक करके समझते हुए चलते हैं। ये देखिए उत्तर के रूप में इस प्रश्न में समझिए कि ये जो भी लेंस है उत्तल लेंस, इसको किस प्रकार से ढका जा रहा है, इस बात पे ये निर्भर करेगा कि वो लेंस प्रतिबिंब बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यदि लेंस को हम इस प्रकार से आधा ढक रहे हैं, ये लेंस होता है, लेंस को आप देखिएगा ना, अगर दैनिक जीवन में लेंस देखिएगा तो ऐसा दूर से देखने में दिखाई देता है, लेकिन ये लेंस ऐसा होता है, ऐसा गोल होता है और बीच में ये मोटा होता है और ऊपर ये इधर पतला होता है। इस प्रकार से लेंस होता है। तो इस लेंस को आधा ढकने के लिए हम ऐसे भी ढक सकते हैं, ये वाला हिस्सा अगर हम काले कागज से ढक दें तो ये वाला आधा हिस्सा ढक जाएगा। अगर लेंस इस प्रकार से है तो इसका आधा भाग ढकने के लिए इसको बीच से ऊपर से काटना पड़ेगा। यदि लेंस इस प्रकार से है तो एक भाग तो हमने आधा ऐसे ढक दिया, ये वाला भाग। दूसरे रूप में अगर लेंस को ढकना होगा तो इस प्रकार से इसके पीछे वाले भाग को ढक देंगे, जैसे कि हम अवतल या उत्तल दर्पण में जो भी गोलीय दर्पण होते हैं उसके पिछले भाग को कलई करते हैं, उस प्रकार से पीछे से रंगेंगे तो ये पूरा भाग एक साइड से ढक जाएगा। अब आप समझिए कि देखिए लेंस क्या होता है, एक पारदर्शक पदार्थ होता है। तो इससे जब प्रकाश की किरणें जाएंगी अपवर्तित होंगी तभी तो ये प्रतिबिंब बना के देगा ना। उत्तल लेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस की ये बात कर रहा है। तो यदि इस प्रकार से ढकेंगे तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होगी तो प्रकाश किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन यदि इस प्रकार से ढकेंगे तो वो प्रकाश की किरणों को रोक लेगा, काला कागज रोक देगा, तो अपवर्तित तो नहीं होगी और किसी बिंदु पे जाकर कटेगी भी नहीं, तो इसका प्रतिबिंब भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग किस प्रकार से ढका जा रहा है। स्थिति नंबर 1, यदि उत्तल लेंस को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार ढका जाएगा तो वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकेगा। ये देखिए मैंने आप सभी को बताया ना, इसका आधा भाग आप इस प्रकार से ढक दीजिए। यदि इस प्रकार से आप ढकेंगे तो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आएंगी, अपवर्तित होंगी और ये समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, तो फोकस से होकर जाएंगी। ये भी किरणें आ रही है समानांतर, अपवर्तित होकर फोकस से जाएगी। तो दो किरणें यदि फोकस पे एक दूसरे को काट रही है तो यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्राप्त ही होगा। ऐसे ही अगर हम स्थिति नंबर 2 की बात करें तो स्थिति नंबर 2 में इस प्रकार से हमने लेंस को ढका है। यदि इस प्रकार से इधर से आप देखेंगे तो गोलीय लेंस इस प्रकार से दिखाई देगा, उत्तल लेंस इस प्रकार से दिखाई देगा, इसका पीछे वाला भाग ढक दिया गया है। तो कोई भी प्रकाश किरण जब आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर आए या कैसे भी आए, ये अपवर्तित इस भाग से होगी, लेकिन पार करके इधर कहीं कटेगी नहीं, एक दूसरे को काटेगी नहीं। नहीं काटेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि उत्तल लेंस को नीचे गए दिए गए चित्र के अनुसार ढका जाए तो लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब नहीं बना सकेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें लेंस से पार नहीं कर पाएंगी तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। यह प्रश्न एक इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न अति लघु उत्तरीय में दिया हुआ है, इसको दीर्घ उत्तरीय में देना चाहिए। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो थम्स अप करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नहीं पर समझ में आया तो पीछे जाके वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपको अवश्य समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर है। ये कह रहा है कि लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो हम तब से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि कोई भी किरण जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है या कैसे भी आ रही है, अपवर्तित होकर
मुख्य अक्ष पे काट रही है या कहीं भी काट रही है, एक दूसरे को अपवर्तित होकर काट रही है। जैसे ऐसे किरण आएगी प्रकाश के अंदर से होकर, ये तो अपवर्तित नहीं होती है, बिना अपवर्तन के निकल जाती है। लेकिन कोई किरण ऐसे आएगी तो लेंस उसका अपवर्तन करता है और अपवर्तन के कारण ही किरणों के कटान से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेंस प्रकाश के अपवर्तन की घटना द्वारा प्रतिबिंब को बनाता है या प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे ही 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। तो लेंस की जो क्षमता होती है पी होती है पी बराबर 1/f। इसे परिभाषित करना होगा तो अगर क्षमता ही एक डायोप्टर दे दी गई है तो इसकी फोकस दूरी अगर हमें ज्ञात करना होगा तो फोकस हमारा 1 मीटर प्राप्त होगा, क्योंकि फोकस को हम मीटर में लेते हैं। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता यदि एक डायोप्टर है, इसका अर्थ यह है कि उस लेंस की जो फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर है। ऐसे ही अगर हम 37 नंबर प्रश्न की बात करें, ये कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। क्षमता ज्ञात करना है ना हमें। क्षमता ज्ञात करने के लिए P बराबर हम 1/f का उपयोग करेंगे। क्षमता ज्ञात करना है हमें, फोकस दूरी क्या दी गई है, फोकस दूरी जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी को हम ऋणात्मक में लेंगे। यहाँ पे फोकस दूरी पहले से ही मीटर में दी गई है, तो 1/-2 को जब हम भाग देंगे तो 1 में 2 से भाग देते हैं तो 0.5 प्राप्त होता है और ये माइनस का 0.5 प्राप्त हो जाएगा। इसका क्षमता डायोप्टर होता है और डायोप्टर के रूप में हम लिख देंगे। इस प्रकार से इसे आप बना सकते हैं। ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। अब पहले अवतल की पूछ रहा था, हम उत्तल की पूछ रहा है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है यह धनात्मक होती है, तो इस स्थिति में f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर प्लस का 2 मीटर हो जाएगा। तो क्षमता हम जब ज्ञात करेंगे तो 1/f को ज्ञात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि 0.5 डायोप्टर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं। आशा है कि प्रश्न संख्या 37 और 38 आप सभी को समझ में आया। इस प्रकार के अंकित प्रश्न आपसे पूछे जाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है कि लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अभी ऊपर ऐसे इसे देख के आ रहे हैं 35 नंबर प्रश्न में, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो लेंस प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनाता है। तो ऐसे इसका उत्तर लिखेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आए हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, तो आप तैयार रहिएगा। यदि आप इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो जल्द ही मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर दूंगा। आशा है ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई। चलिए मैं अब आप सभी को बताता हूँ कि हमारे वेबसाइट से आप पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैंने इसके बारे में पहले ही चर्चा किया, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद आप सर्च करेंगे द नेक्स्ट क्लासेज। मैंने पहले से सर्च कर रखा है thenextclasses.com या द नेक्स्ट क्लासेज। ऊपर ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपलोड की गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और किसी भी पुस्तक का कक्षा 10 की जो भी पुस्तकें हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बहुपद की नोट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ओपन करेंगे तो बहुपद वाला नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा समय ले रहा था, ये देखिए बहुपद का नोट ओपन हो गया। इसे आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जाके आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे भारती भवन एक्सरसाइज सॉल्यूशन की, तो आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है कॉर्नर पे राइट में कक्षा 10 भारती भवन सॉल्यूशन। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये एक आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रसायन शास्त्र और भौतिकी और इसके अलावा जीव विज्ञान के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे हम प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक दूसरा पेज खुल जाए। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी के उत्तर यहाँ पे एक एक करके दिए हुए हैं। आप वेबसाइट पे आके पढ़ना चाहते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते हैं उतना लंबा, बीच में नहीं खोजना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, नीचे पूरा जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए। यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, इन्हें आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिंक दिए गए हैं, जैसे कि आप मानव नेत्र का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहीं से देख सकते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन का देखना चाहते हैं तो यहीं से देख सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, सबसे नीचे जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, नीचे जाइएगा। आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए अध्याय 2 समाधान पीडीएफ डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल ड्राइव की लिंक खुल जाएगी। गूगल ड्राइव में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये भारतीय भवन अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन का पीडीएफ दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे गूगल ड्राइव में यूं ही सेव कर सकते हैं, या यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट दिया रहेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। आशा है कि ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है और फिर से बता देता हूँ कि कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या व्हाट्सएप पे हमसे पूछिए, आपके उत्तर जरूर दिए जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।